अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक का जिक्र करने वाले हैं वो है हमारे पास एलिमेंट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। यानी कि हमारे पास जो होम्योस्टेसिस का प्रोसेस है उसके कौन से हिस्से हैं, कौन सी चीज़ों पर हमारे पास जो होम्योस्टेसिस का सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है, होम्योस्टेसिस को कंट्रोल कौन कर रहा है। यानी हमारी बॉडी का एक ऐसा सिस्टम जो कि हमारी बॉडी के कामों को मेंटेन रख रहा है, हमारी बॉडी के इन्वायरमेंट को सेम रख रहा है, हमारी बॉडी में चेंजेस के बाद चीज़ों को सेम रखने वाला जो प्रोसेस है वो खुद किस तरह से चेक हो रहा है, उसे खुद कौन कंट्रोल कर रहा है। तो इसके हवाले से पहली लाइन में लिखा हुआ है, होम्योस्टेटिक सर्विलेंस इज बेस्ड अपॉन नेसेसरी फिजियोलॉजिकल चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी फंक्शंस दैट मेंटेन इट्स नॉर्मल स्टेट कॉल्ड फीडबैक सिस्टम। होम्योस्टेटिक का जो सर्विलेंस है, यानी इसके ऊपर जो नज़र रखी जा रही है वो एक स्पेशल सिस्टम के ज़रिए से नज़र रखी जा रही है। वो स्पेशल सिस्टम जो है, जो नज़र रखी हुई होम्योस्टेसिस पर, उसको हम चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म कह रहे हैं। और इसको दूसरा हम फीडबैक सिस्टम कह रहे होते हैं। ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है, फीडबैक सिस्टम जो है, ये चेक एंड बैलेंस मैकेनिज्म जो है हमारी बॉडी की नॉर्मल स्टेट को मेंटेन करता है, हमारी बॉडी को सेम रखने में, उसे नॉर्मल रखने में मदद करता है। फीडबैक मैकेनिज्म जो है कुछ चीज़ों के ज़रिए से डेवलप होगा, कुछ सिस्टम्स के ज़रिए से डेवलप होगा जिनमें रिसेप्टर्स, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर शामिल होंगे। रिसेप्टर्स जो है महसूस करने का काम करेंगे, फिर उसके बाद कंट्रोल सेंटर और फिर इफेक्टर्स आएंगे। कंट्रोल सेंटर जो है कमांड जारी करता है। कंट्रोल सेंटर के पास जब कोई खबर पहुंचती है रिसेप्टर्स के ज़रिए से, तो कंट्रोल सेंटर फिर उससे कमांड जारी करेगा उसे ठीक करने के लिए, और वो कमांड इफेक्टर के पास पहुंचाता है। तो रिसेप्टर्स की बात करें तो लिखा हुआ है, रिसेप्टर्स आर द सेंसरी ऑर्गन न्यूरोलॉजिकली कनेक्टेड विद द नर्वस सिस्टम। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं सेंस ऑर्गन्स में मौजूद होते हैं और न्यूरॉन्स के साथ ये कनेक्टेड होते हैं। तो अगर कोई भी चेंज होगा तो ये डिटेक्ट करेंगे एक्सटर्नल या इंटरनल इन्वायरमेंट के चेंजेस को, और फिर मैसेज भेजेंगे कंट्रोल सेंटर को, यानी कि हमारे पास सीएनएस को ये पैगाम भेजेंगे। अब रिसेप्टर्स कई तरह के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्किन सेंस ऑर्गन है, तो सेंस ऑर्गन में ये रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। स्किन में जो रिसेप्टर्स होंगे टेम्परेचर रिसेप्टर होंगे। उसके अलावा टंग की बात करें, ज़ुबान की, वहाँ पर भी रिसेप्टर्स मौजूद होंगे जो जायके को महसूस करेंगे। इसी तरह से नोज़ में भी रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि स्मेल को महसूस कर रहे हैं। तो रिसेप्टर्स अलग अलग तरह के हैं जो सेंस ऑर्गन्स में मौजूद हैं, और ये मैसेजेस को कंट्रोल सेंटर यानी सीएनएस के पास पहुंचाएंगे। सीएनएस क्योंकि हमारा कंट्रोल सेंटर है, तो ये कंट्रोल सेंटर के तौर पर रेस्पॉन्ड करेगा, और फिर जो इफेक्टेड होगा, जो कि काम करेगा, उसे पैगाम भेजेगा ताकि कोई चीज़ को नॉर्मल कर सके। मिसाल के तौर पर अगर टेम्परेचर हमारा बढ़ा है, तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो हमारे पास ऑर्गन है वो हमारा स्किन है, वो स्वेट प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करेगा। तो टेम्परेचर की खबर भी स्किन दिमाग को देगा, कंट्रोल सेंटर को देगा, और फिर कंट्रोल सेंटर स्किन को यानी इफेक्टर को बोलेगा कि आप इस टेम्परेचर को नॉर्मल करें। तो इस तरह से सबसे पहले रिसेप्टर्स जो खबर देंगे कंट्रोल सेंटर को, और कंट्रोल सेंटर फिर इफेक्टर को बोलेगा कि आप उन चीज़ों को ठीक कर दें, दुरुस्त कर दें। अब हम बात करते हैं फीडबैक सिस्टम के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में। तो फीडबैक सिस्टम जो है एक तरह का रेस्पॉन्स होता है। ये फीडबैक सिस्टम जो है एक तरह का रेस्पॉन्स होता है जो कि किसी सिस्टम के अंदर होगा। वो सिस्टम मॉलिक्यूल का हो सकता है, सेल का हो सकता है, ऑर्गेनिज्म का या पॉपुलेशन का हो सकता है। तो इस सिस्टम के अंदर एक रेस्पॉन्स होगा, और ये रेस्पॉन्स जो होगा ये कंटिन्यू हुई एक्टिविटी पर असरअंदाज करेगा। यानी कि एक सिस्टम में कोई काम हो रहा था, तो वहाँ पर एक रेस्पॉन्स आ जाएगा जो कि उस काम पर असरअंदाज करेगा। तो उस काम से जो भी चीज़ हो रही होगी, कोई चीज़ बन रही है, तो उस पर भी असरअंदाज होगा, प्रोडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम पर भी ये असरअंदाज होगा। यानी कि एक चीज़ चल रही थी या फिर कोई चीज़ बनाई जा रही थी, तो वहाँ पर एक ऐसा रिस्पॉन्स जो उस पर असरअंदाज होगा, उसे कम कर देगा या ज़्यादा कर देगा। 2 तरह के फीडबैक सिस्टम्स होते हैं, एक को हम पॉजिटिव और दूसरे को नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। अब हम सबसे पहले पॉजिटिव फीडबैक की बात करें, तो पॉजिटिव फीडबैक का काम होता है इंक्रीज़ या शुरू करना चेंज ऑफ द आउटपुट को। इंक्रीज़ या शुरू करने का मतलब होता है कि अगर कोई भी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर कोई चीज़ हो चुकी है, मिसाल के तौर पर हमारे अंदर कोई चीज़ बढ़ रही है, तो उसे मज़ीद बढ़ा देगा। या फिर अगर कोई चीज़ कम हो रही है, तो उसे मज़ीद उस काम को इंक्रीज़ कर देगा, यानी कम होने वाले काम को मज़ीद इंक्रीज़ कर देगा, वो चीज़ और ज़्यादा कम होगी। तो इस तरह से किसी भी काम को ये इंक्रीज़ करा सकता है, या अगर किसी काम को शुरू करना हो, इनिशिएट करना हो, तो किसी काम को इनिशिएट भी कर सकता है। अब इसकी मिसाल को डिस्कस करते हैं
हम हमारी ब्लीडिंग के साथ, कि अगर हमारी बॉडी इंजर्ड हो जाती है और उसमें से जो है हमारे पास से खून बहना शुरू हो जाता है, तो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म वहाँ पर काम करना शुरू करेगा। और वो जो है काम किस तरह से करेगा कि वहाँ पर प्लेटलेट्स आ जाएंगी। प्लेटलेट्स उस इंजरी की जगह पर आ जाएंगी और फिर उस डैमेज एरिया पर वो जुड़ना शुरू हो जाएंगी। प्लेटलेट्स धागों की तरह होंगी और जुड़ना शुरू हो जाएंगी और ब्लड लॉस को रोक लेंगी, और जुड़ करके जो कोई ब्लड वेसल की वॉल डैमेज हुई है तो उसे भी रिपेयर कर लेगी। तो इस तरह से एक ब्लड क्लॉट बन जाएगा, यानी कि खून का एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा जो कि ब्लड को रोक लेगा। तो ब्लड लॉस जो है फिर मिनिमम हो जाएगा, और इस तरह से जब ये काम हो जाएगा तो फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो भी एंड हो जाएगा। तो पॉजिटिव फीडबैक जो है किसी चीज़ को स्टेबल नहीं बनाता, बल्कि ये किसी चेंज को इंटेंसिफाई यानी कि किसी चेंज को और ज़्यादा बढ़ा देता है। जो हमारी बॉडी के अंदर कोई चीज़ हो रही है तो उसे मज़ीद बढ़ा करके हमारी बॉडी को ठीक करने का काम कर रहा होता है। यानी ये नॉर्मल किसी चीज़ को नहीं कर रहा, बल्कि हमारी बॉडी में होने वाले चेंज को और ज़्यादा तेज़ करके हमारी बॉडी के लिए फ़ायदा पहुँचा रहा होता है। तस्वीर में देखेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये जो ब्लड वेसल है ये डैमेज हो चुकी है। अब ये वाला एरिया डैमेज है तो खून जो था वो यहाँ से बाहर की तरफ आ रहा है। अब होगा क्या कि पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर काम करेगा, और पॉजिटिव फीडबैक किस तरह से काम करेगा कि पहले जो है प्लेटलेट्स जो हैं वो आएंगी और कुछ केमिकल्स को रिलीज़ करेंगी। प्लेटलेट्स की वजह से कुछ केमिकल्स आएंगे, और वो जब केमिकल्स आएंगे तो वो मज़ीद और प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करेंगे, यानी कि प्लेटलेट्स का बहुत ज़्यादा तादाद हो जाएगा। यानी पहले प्लेटलेट्स आ रही थी, वो कुछ केमिकल्स को प्रोड्यूस कराएंगी, और वो केमिकल्स आकर के और ज़्यादा प्लेटलेट्स को वहाँ पर प्रोड्यूस कराएंगे। अब ज़्यादा प्लेटलेट्स जब आ जाएंगी तो वो ब्लड की डैमेज एरिया पर, ब्लड वेसल की डैमेज एरिया पर जमा हो जाएंगी, और वो जमा होकर के एक क्लॉट बना देंगी जिसमें ब्लड सेल्स भी शामिल होंगे, और फिर वो उस डैमेज एरिया को रिपेयर कर देगा। तो इस तरह से खून बहना भी जो है बंद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हमारे पास होने वाले नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में। इस नेगेटिव फीडबैक के बारे में लिखा हुआ है कि ये सप्रेस करता है, रोक देता है, हल्का कर देता है नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को, ताकि हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल स्टेट पे आ सके। अब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को कैसे सप्रेस करेगा? मिसाल की तरफ हमारी बॉडी के अंदर कोई काम नॉर्मल रफ्तार के साथ हो रहा है। अब वो नॉर्मल रफ्तार के साथ होता रहेगा, लेकिन वो हमारी बॉडी के लिए काफ़ी नहीं होगा। तो उसे रोक करके और ज़्यादा तेज़ काम कर दिया जाएगा, ताकि हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल लेवल पर आ सके। अब इसकी एक मिसाल से समझेंगे। मिसाल के तौर पर बाहर की तरफ कोल्ड है, यानी कि सर्दी का मौसम है। अब सर्दी के मौसम के अंदर हमारी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा, और हमारा टेम्परेचर इतना कम हो जाएगा कि वो सेट पॉइंट की रेंज से भी कम हो जाएगा। हमें मालूम है कि टेम्परेचर जो होता है वो हमेशा हॉट जगह से कोल्ड जगह की तरफ जाएगा। बाहर की तरफ अगर ठंड मौजूद है तो हमारी बॉडी उस हिसाब से गर्म है, तो हमारी बॉडी से जो हीट है वो बाहर की तरफ जाएगी, और नतीजे में हमारे सेट पॉइंट की रेंज से भी टेम्परेचर कम हो जाएगा। अभी ये सेट पॉइंट क्या होता है? सेट पॉइंट हमारे पास एक रेंज होती है, जिसके गिर्द अगर कोई चेंज आता है तो हमारी नॉर्मल रेंज जो है वो तब्दील हो जाती है। यानी कि सेट पॉइंट हमारी एक नॉर्मल रेंज है, जिसके गिर्द कोई भी चेंज आ गया तो यानी कि हमारी नॉर्मल सूरत हाल बदल जाएगी। नॉर्मल सूरत हाल क्या होती है? नॉर्मल रेंज क्या होती है? नॉर्मल रेंज जो है एक वैल्यूज़ पर मुश्तमिल होती है, एक रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू पर मुश्तमिल होती है, और वो वैल्यू जो होती है हमारी बॉडी को हेल्दी और स्टेबल रख रही होती है। यानी कि हमारी बॉडी में कुछ तादाद सेट किया हुआ है, कुछ नंबर सेट किए हुए हैं, कुछ वैल्यू सेट किए गए हैं, उसी पर ही हमारी बॉडी ठीक से काम करती है। जैसे हमारे टेम्परेचर के लिए जो हमारा सेट पॉइंट मौजूद है वो 37 सेल्सियस होता है। इसी तरह जो हमारा शुगर के लिए सेट पॉइंट मौजूद है वो हमारे पास 1 ग्राम पर लीटर मौजूद होता है। तो इस पर हमारी बॉडी जो है नॉर्मल रेंज में और स्टेबल और हेल्दी तौर पर काम करेगी। टेम्परेचर कम होने की सूरत में क्या होगा? नेगेटिव फीडबैक जो होगा वो हमारी बॉडी को काँपना शुरू कर देगा, यानी शिवरिंग करना शुरू करेगा। इस शिवरिंग के नतीजे में हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी, और हीट के प्रोड्यूस होने के नतीजे में हमारी बॉडी का टेम्परेचर दोबारा से नॉर्मल सेट पॉइंट पर आ जाएगा। यानी पहले टेम्परेचर हमारा 37 सेल्सियस से कम हुआ था, 98.6 फ़ारेनहाइट से कम हुआ था। अब गर्मी प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी इस टेम्परेचर को दोबारा से वापस इस लेवल पर लेकर आएगी। तो नेगेटिव फीडबैक हमेशा कम होती चीज़ को बढ़ाएगा और बढ़ती हुई चीज़ को कम कर देता है। अब एक चीज़ ये लाज़मी समझिएगा, नेगेटिव फीडबैक हमेशा जो काम करेगा, अगर कोई चीज़ कम होती है उसे बढ़ाएगा। यहाँ टेम्परेचर कम हुआ था तो वो अपनी एक्टिविटीज़ की मदद से टेम्परेचर को बढ़ा रहा था। अगर हमारी बॉडी में शुगर कम होती है, ब्लड में शुगर का मिकदार कम होता है तो वो उसे दोबारा से बढ़ा देता है। इसी तरह से शुगर ज़्यादा होती है तो वो उसे कम कर देता है।
तो ये हमारे पास काम होता है फीडबैक मैकेनिज्म का, जिसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कह रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पर इस तस्वीर को देखेंगे, टेम्परेचर के कम या ज़्यादा होने को देखेंगे कि नेगेटिव फीडबैक किस तरह से काम कर रहा है। अब हमने दो चीज़ें यहाँ पर बनाएंगे कि अगर टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाए और अगर टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से कम हो जाए। पहले हम देखेंगे कि नॉर्मल रेंज से अगर कम होता है तो किस तरह से मामला होगा। अगर कोल्ड है तो कोल्ड को हमारी स्किन जो है डिटेक्ट करेगी और डिटेक्ट करने के बाद कंट्रोल सेंटर को पहुँचाएगी। कंट्रोल सेंटर को मालूम है कि सेट पॉइंट हमारा 98.6 फ़ारेनहाइट है, इससे कम जो है टेम्परेचर हमारा हो रहा है। तो कंट्रोल सेंटर जो है कुछ मैकेनिज़म्स लाएगा। अब उस मैकेनिज़म्स के अंदर कौन सी चीज़ होगी? पहली बात तो ये होगी कि ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रक्ट हो जाएंगी, ब्लड वेसल्स अपने साइज़ को कम कर देंगी ताकि कम हीट बाहर की तरफ जाए, हमारी बॉडी में ज़्यादा हीट रहे क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम हो रहा है। दूसरा, स्वेट ग्लैंड इनएक्टिव हो जाएंगी। स्वेट ग्लैंड जो पसीना रिलीज करने वाले थे, पसीना गर्मी की सूरत में रिलीज होता है, हमारी बॉडी में से हीट जा रही है तो इस सूरत के अंदर हमारी बॉडी पसीने को भी कम प्रोड्यूस करेगी। तो इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि हीट हमारी बॉडी में ही पड़ी रहेगी। अब हम जिक्र करते हैं अगर हमारी बॉडी में टेम्परेचर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो चुका हो, यानी गर्मी आ चुकी हो, तो फिर क्या होगा कि हमारे जो सेंस ऑर्गन है स्किन के अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, ये इसे महसूस करेंगे और कंट्रोल सेंटर को पहुंचाएंगे कि टेम्परेचर बढ़ चुका है। अब कंट्रोल सेंटर जो है रेस्पॉन्स को जनरेट करेगा। रेस्पॉन्स किस तरह से कि ब्लड वेसल्स को बड़ा कर देगा, चौड़ा कर देगा। ब्लड वेसल्स जितनी ज़्यादा बड़ी होंगी डायमीटर में, उतनी ज़्यादा हीट को वो बाहर निकालेंगी। इसी तरह से हमारे जो स्वेट ग्लैंड है वो स्वेट प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे क्योंकि स्वेट का मकसद होता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर गर्मी को निकालें। तो हमारी बॉडी से गर्मी स्वेट के ज़रिए से निकलती है। स्वेट जब एवापोरेट भी होता है तब भी ठंड देता है। तो गर्मियों के अंदर जो है हमारी बॉडी स्वेट को प्रोड्यूस करेगी ताकि हीट बाहर जाए। सर्दियों के अंदर ये स्वेट प्रोड्यूस नहीं होगा। गर्मियों के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स बड़ी हो जाती हैं और सर्दियों के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स जो है कॉन्स्ट्रक्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर फीडबैक मैकेनिज्म काम कर रहा होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना था। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक का जिक्र करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।